अजगर बहू। राम 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 राम, इतना बड़ा अजगर, अब तो हम गए। मम्मी जी, पापा जी, पवन जी, जल्दी यहाँ से चलिए, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना ये हम सबको निगल लेगा। सभी लोग फटाफट नाव में बैठकर जल्दी जल्दी नदी पार करके जंगलों से गुजर कर राशि और उसके पति राजीव बच्चों के पास पहुँचते हैं। लाख लाख शुक्र है कि अब हम सब जिंदा बचकर यहाँ पर आ गए। राशि बहन, हमें बहुत तकलीफ हो रही है नदी वाले घर में रहने की। पता है अभी अजगर आ गया था। क्या बताऊं, यहाँ पर तो शेर भेड़िए का खतरा लग रहा है। जंगल जो है, देखो मेरे बेटे को शेर ने पंजा मार दिया, तो किसी तरह हम घर में आ गए थे और हमने लोहे की जाली लगा ली। डर तो अभी भी लग रहा है। फिर आप सब कहाँ रहेंगे अगर नदी वाले घर में नहीं रहेंगे तो? बेटा, तेरी दूसरी बहन है ना जो खेत में रहती है, उसका घर तो सुरक्षित होगा, वहां चलते हैं हम सब। ठीक है बच्चों, पापा और मेरा हाथ पकड़ लो। ठीक है मम्मी। खेत वाली बहन प्रीति के पास जाते हैं जो अपने पति के साथ झोपड़ी में रह रही थी। वो घर के बाहर खेत में बर्तन धो रही थी। तभी राशि कहती है, बहन हम बहुत परेशान हैं, तेरे पास रहने की जगह है तो हम सब रह लें। बहुत परेशान हैं जंगल और नदी वाले घर से। दीदी, आप दोनों अपने घर से परेशान है और हमारा ये खेत वाला घर भी छिन जाने वाला है। 2 दिन में जिसका ये खेत है उन्होंने हमें इस जगह से खाली करने को कहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं और सुमित कहाँ जाएं? हम तो आपके पास ही आने वाले थे। हाँ दीदी। क्या? अब क्या होगा? मुझे लगता है हमें अनामिका के पास जाना चाहिए, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। तीनों बहनें अपनी चौथी बहन के पास जाती हैं, लेकिन आसपास लोगों से पता चलता है कि वो फुटपाथ पर रह रही है और वो भी परेशान होती है। आखिर में अनामिका कहती है, दीदी मैं तो खुद बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। अब मुझे लगता है हमें सिर्फ शिवानी ही इन मुश्किल हालातों से निकाल सकती है। वैसे भी वो महलों की रानी है, महलों में रहती है, शायद अपनी बड़ी बहनों को समझे और हमें इस दलदल से बाहर निकाल दे। चलो उसके पास चलते हैं। चारों बड़ी बहनें अपनी महलों में रहने वाली छोटी बहन शिवानी के पास जाती हैं, जहां वो पैसों की गड्डी से अपनी हवा कर रही थी और नौकरानी उसे अपने हाथ से अंगूर खिला रही थी। दूसरी नौकरानी उसके पैर दबा रही थी। शिवानी हमारी मदद कर दे, हम बहुत मुश्किल समय से गुजर रही हैं। हाँ बेटा, हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जंगली जानवर, अजगर, पैसे, हर चीज से परेशान हैं। हाँ बेटा। शिवानी तू सुन रही है ना हमारी बात? हम क्या बोल रहे हैं? तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, थोड़ी मदद कर दे। मदद और आप लोगों की? बिल्कुल नहीं, मेरे पास इतनी फालतू के पैसे नहीं है जो आप चारों की और आप चारों के परिवार की मैं मदद करूं। सॉरी टू से, बट आप सबको यहाँ से उल्टे पांव जाना पड़ेगा। ए, तुमने मेरे पैर दबाना बंद क्यों किया? चुपचाप पैर दबाओ। मुझे लगा था कि हमारे एहसान को मानेगी, लेकिन नहीं। आज ये जो कुछ भी शिवानी को हासिल हुआ है हम सब की बदौलत हुआ है, लेकिन उसे इस बात की कोई कदर नहीं और ना हमारी। चारों बहू के परिवार वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन शिवानी उनकी कोई मदद नहीं करती और उन सबको उल्टे पांव उस महल से जाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक बहन महल में रह रही थी और बाकी की 4 बहन नदी, जंगल, खेत, फुटपाथ पर? ऐसा कौन सा एहसान है जिस बदौलत आज शिवानी महलों में है और वो इस हाल में? इन बातों का जवाब पाने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां 5 बहनों के पति हरीलाल लकड़ी काट रहा था। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा मजबूत लकड़ी है। पिताजी चाय पी लीजिए, बहुत देर से काम कर रहे हैं। राशि बेटिया तू, अरे मुझे तुझसे ही कोई बात करनी थी, जरा इधर आ। वो दरअसल मेरे पास एक रिश्ता आया है महलों के घर से। मैं चाहता हूं तो इस लड़के को देख और हाँ कर दे। जरा मैं भी तो फोटो देखूं। अरे ये तो अखिल है जिससे अनामिका प्यार करती है। मैं अपनी बहन के प्यार से कैसे शादी कर सकती हूँ? पिताजी आप इसकी जगह मेरी छोटी बहन से शादी करा दीजिए। क्यों बेटा, तुझे क्यों नहीं करनी? बड़ी तो तू है ना। चल ठीक है, मैं एक बार कुमुद से भी पूछ लेता हूँ। लड़के की फोटो देख कुमुद मना कर देती है और वो भी अपनी से छोटी प्रीति से शादी करने को कहती है। दीदी मैं जानती हूँ लड़के को, अनामिका इसे बहुत पसंद करती है। पिताजी मुझे तो आपके साथ खिलौने और लकड़ी का सामान बनाने में मदद करनी है, इसलिए इस लड़के से मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप इसकी शादी शिवानी से करा दीजिए। हाँ पिताजी, इसकी शादी अनामिका से करवा दीजिए। उसका हमेशा सपना था कि वह महल जैसे ससुराल में रहने जाए। हम तो कहीं भी रह लेंगे, लेकिन उसके मन की इच्छा तो पूरी होगी। क्या
क्या सच में मैंने आपके मुंह से यही सुना दीदी कि मेरे लिए महलों से रिश्ता आया है? हाँ हाँ हाँ, तेरे लिए महलों से रिश्ता आया है। वाह, महलों की मालकिन बनूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, शाही वाला खाना खाऊंगी। पर बेटा तुम चारों की शादी नहीं होगी और सबसे पहले छोटी की शादी होगी तो। पिताजी आप तो जानते हैं शिवानी के लिए हमने कमाने में कितनी मेहनत की थी कि वह अपने मनपसंद कपड़े पहन ले, अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाए, कॉलेज में पढ़े, और उसका तो सपना था अच्छी जगह शादी करके जाना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप हमारे लिए कोई और रिश्ता देख लेना। ठीक है बेटा, तुम चारों चाहती हो कि शिवानी की शादी महल वाली ससुराल में हो जाए तो यही सही है, पर उससे पहले मैं तुम चारों के लिए भी रिश्ता देख लेता हूँ। और फिर गरीब हरीलाल अपनी चारों बेटियों की शादी दो अमीर दो गरीब जगह करवा देता है और शिवानी महलों के ससुराल में आ जाती है, जहां वो बहुत खुश रहती है। नौकर चाकर उसके आसपास होते हैं और नौकर उसकी पसंद से सैंडल उसके पैरों में पहनाते हैं। वाओ, ये मेरे पैरों में कितनी सुंदर लग रही है ना अखिल। हाँ हाँ हाँ, ये तो देखो, मैं तुम्हारे लिए जॉर्जेट साड़ी भी लेकर आया हूँ, तुम्हें पसंद आई? पूरे 5 लाख की है। रियली, थैंक यू अखिल। वक्त गुजर जाता है। जहां एक तरफ शिवानी बहुत खुश थी, वहीं राशि का अब अपनी जेठानी के साथ काफी ज्यादा अनबन हो रही थी, जिसके चलते उसे अपने दोनों बच्चे और पति के साथ एक जंगल में जाकर रहना पड़ता है। दूसरी तरफ शुरू से ही कुमुद अपने सास ससुर पति के साथ किराए पर रह रही थी, इसलिए किराए से बेदखल होने के बाद उन्हें मजबूरन नदी के किनारे एक जमीनी हिस्से पर झोपड़ी बनाकर रहना पड़ता है। माँ जी, हमने यहाँ पर घर तो बना लिया है, लेकिन कभी बाढ़ आ गई या कोई जंगली जानवर आ गया तो, और यहाँ तो बिजली की भी सुविधा नहीं है और ना ही कोई इंसान रहता है। बहू, तेरी बात से मैं भी परेशान हूँ। अभी हमारे पास पैसे नहीं है कि हम कहीं घर खरीद सकें या किराए पर भी जा सके, और खाने पीने का भी कोई जुगाड़ नहीं है, इसलिए मछलियों को खाकर ही काम चला लेंगे। हाँ बहू। जितना परेशान ये दोनों बहन थी, उतना ही बाकी की 2 बहनें प्रीति और अनामिका थी। दरअसल प्रीति और उसके पति का काम नहीं चल रहा था, जिस वजह से वो भी किराए की जगह छोड़कर किसी के खेत में आकर जुगाड़ से अपना घास और मिट्टी का घर बनाकर रहने लगते हैं। वहीं अनामिका, उसकी सास और पति भी फुटपाथ पर रह रहे होते हैं। हे भगवान, यहाँ पर गाड़ियों का कितना शोर है, ऐसे तो मेरा सर दर्द हो जाएगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मेरी कंपनी को इतना लॉस हुआ है कि उसको भरने से हमारा घर भी चला गया और हम फुटपाथ पर आकर रहने लगे। अनामिका, तुम्हारे जुगाड़ से हमने जो तंबू का घर बनाया है और चूल्हा वगैरह, ये बहुत अच्छा है, इससे हमारे काफी पैसे बच गए। अरे किससे पूछकर तुमने यहाँ पर तंबू लगाकर अपना घर बनाया है? ये फुटपाथ है, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी की जगह नहीं है। साहब, हमारे पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रह रहे हैं, और भी तो लोग हैं, माफ कर दीजिए ना, प्लीज साहब, रहने दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर रहना है तो हफ्ता देना पड़ेगा। जी जी जी। चारों बहनें नदी, खेत, जंगल और फुटपाथ पर बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी। ऐसे में चारों बहनों को रहने में बहुत कठिनाई आती है, और जब वो एक दूसरे के पास जाती हैं तो लास्ट में शिवानी के पास पहुंचती हैं, जहां महलों में रहने वाली शिवानी उन सबको उल्टे पांव भेज देती है। अगर आपको अजगर, शेर, दूसरे लोग, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूं? आप लोगों की जैसी किस्मत है वैसे तो गुजारा करना होगा ना। जाइए यहाँ से, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। ये सुन चारों बहनें वापस अपनी अपनी जगह पर रहने चली जाती हैं और हरीलाल अपनी चारों बेटियों से मिलता है और फिर शिवानी के पास जाता है। शिवानी बेटी, तू ठीक तो है ना? हाँ पापा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर मेरे पास किसी चीज की कमी थोड़ी है। अगर तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है तो तूने अपनी मुसीबत में आई चारों बहनों की मदद क्यों नहीं की? तू जानती भी है तेरी चारों बहनों ने तेरे लिए क्या त्याग किया है, और तूने। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। और हम चारों के पास ऐसा है ही क्या जिसका वो त्याग करेंगी? मेरे पास आने से पहले मैं तेरी चारों बड़ी बहन से मिलकर आया हूँ। बहन, हमने इतना शिवानी के बारे में सोचा, लेकिन शिवानी ने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। पर हमें खुशी है अपनी इस जगह पर हैं जहां उसने चाहा था। पता नहीं अनामिका ने क्यों अपने प्यार को शिवानी के लिए कुर्बान कर दिया। राशि, अगर मैं अपना प्यार उसके लिए कुर्बान नहीं करती तो आज उसे महल कैसे मिलता? आपने भी तो मेरे लिए रिश्ता ठुकरा दिया, वरना आप भी अखिल से शादी कर सकती थी, और ऐसे ही हमारी 2 बहनों ने भी किया। तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, मैं भी शिवानी के हित के लिए सोचूं। क्या
मैं तो अनामिका तुझसे मिलने आया था कि तू कैसे फुटपाथ पर रह रही होगी, लेकिन यहाँ तो राशि भी है और मैंने तुम दोनों की सारी बात सुन ली बेटा। जब तू अखिल से प्यार करती थी तो तूने शादी क्यों नहीं की? क्यों तूने शिवानी को दे दिया? क्योंकि पापा हमेशा से उसने वही चाहा। अच्छा हुआ ना, वरना जो आज महलों में है वो मेरी जगह फुटपाथ पर होती, जो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तेरी चारों बहनों ने तेरे लिए अखिल को छोड़ दिया और अखिल को भी बहुत समझाया, तभी वो तेरे साथ आज है, और तूने उनकी मदद ही नहीं करी। मुझे लगता है तुझे अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। मैं अपनी चारों बहन से माफी मांगूंगी और उन्हें उनके जंगल, खेत, नदी के ससुराल से निकालूंगी। शिवानी तभी रोते रोते नंगे पांव एक एक करके अपनी चारों बहन के पास जाती है, लेकिन चारों उनकी मदद लेने से इनकार कर देती हैं। दीदी, राशि, कुमुद, प्रीति दीदी ने सबने मेरी मदद लेने से इनकार कर दिया, और आपने तो बहुत बड़ा त्याग किया है। कम से कम आप ही मुझसे कुछ पैसे ले लीजिए और इस फुटपाथ से हट जाइए, यहाँ खतरा है। नहीं, जब हम तेरे पास आए तो तूने तब हमारी मदद नहीं करी, और मेरी तीनों बहनें इस हाल में रहना चाहती हैं तो मैं भी इसी हाल में रहूंगी। मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए शिवानी, जा तू खुश रह। इसके बाद हमेशा के लिए शिवानी अपने गिल्ट में रह जाती है। मजबूरी में इंसान वहां भी खुश रहना सीख जाता है जिसकी उसे कभी आदत नहीं होती। हाय हाय हाय, अरे जतिन जी जल्दी से आइए। क्या हुआ भाभी? जतिन भाई तो काम पर चले गए। अरे नहीं, ये तो चले गए। रश्मिका जरा देखो ना, हमारा घर यहाँ से टूट रहा है। अगर जल्दी ठीक नहीं किया तो हमारे पूरे घर में पानी आ जाएगा और हमारा ये तैरता हुआ ससुराल डूब जाएगा। अरे नहीं भाभी, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी से हमारे घर को गांव के किनारे लेकर चलिए। रश्मिका, अंशिका और उन्हीं की देवरानी स्वाति तीनों सतर्क हो गईं और अपने तैरते हुए घर को पानी पर तैराकर वो एक गांव के किनारे ले आईं। उनके साथ सुजाता ने भी इस सब में उनकी मदद की थी। ये था सुजाता का समुद्र में तैरता हुआ घर, जिसमें सुजाता अपनी 3 बहुओं और 3 बेटों के साथ रहती थी। उनका गांव एक समुद्र के किनारे बसा हुआ था, जिसमें सालों पहले एक सैलाब उठने की वजह से उनका जमीन पर बना घर ढह गया था। सुजाता के पास कोई और दूसरा घर भी नहीं था, इसलिए उसके बेटों ने जुगाड़ करके एक नाव बनाई जिसको उन्होंने अपना बसेरा बनाया। अभी सब उस समुद्र घर में ही गुजारा कर रहे थे। अरे नहीं बहुओं, थोड़ा जल्दी कुछ सोचो, उस सुराख की वजह से आधे घर में पानी है। हाँ माँ, हम गांव में जाकर कुछ ढूंढते हैं। तीनों बहुएं अपने घर के सुराख को भरने के लिए गांव में भटकने लगीं। चलते चलते रश्मिका को एक लकड़ी मिली। अरे वाह, कितनी मोटी सी लकड़ी है, इससे हमारा ससुराल ठीक हो सकता है। मैं इसे ले लेती हूँ। रश्मिका उस लकड़ी को ले आई। अंशिका और स्वाति भी वहीं रश्मिका के पास आ गईं और फिर उन्होंने उस लकड़ी से अपने टूटे हुए घर की जगह को रिपेयर कर दिया। भाई वाह, मेरी बहुएं तो हर परेशानी का हल जानती हैं। अगर ऐसी बहुएं घर में हो तो कोई भी परेशानी बाल बराबर ही महसूस होती है। शुक्रिया माँ जी। अरे नहीं माँ जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। कल मेरे पास गौरी का फोन आया था। आशीष और अरविंद भाई कल ज्योति भाभी और गौरी को लेकर घर आने को बोल रहे थे। अरे नहीं बहू, अगर कल ही फोन आया था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? जरूर अरविंद और आशीष को काम से छुट्टी मिली होगी, इसीलिए वो आ रहे हैं। चलो अच्छा है, किनारे पर ही याद आ गया। अंशिका बहू, अब तू जल्दी से नदी में जाल डाल दे और रश्मिका और स्वाति तुम यहीं गांव के पास वाले जंगल से किसी सब्जी का जुगाड़ करो और मैं जल्दी से जाकर घर में से पानी वगैरह सुखाती हूँ। जिस जिस बहू को जो भी काम दिया गया सभी उसे करने में जुट गईं। स्वाति और रश्मिका जंगल चली गईं, जहां वो अपने खाने के लायक शाक पत्ते देखने लगीं। अरे वाह रश्मिका भाभी, जरा देखिए कितना ताजी शलजम पालक आ रहा है। देख क्या रही हो, ले लो। इतना ताजा पालक कहाँ मिलेगा? रश्मिका और स्वाति ने उस पालक को ले लिया और अंशिका ने समुद्र में जाल डाल दिया। अभी सभी बहुएं अपने शहर से आने वाले मेहमानों की तैयारी में ही लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अभी कब घर आएगा? बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या माँ और तीनों भाभी अभी भी उस समुद्र पर तैरते हुए घर में ही रहते हैं? हाँ, वो अभी भी वहीं रहते हैं। वहाँ की हवा रास आई हुई है माँ को। भले ही हमारे गांव की जमीन डूब गई, लेकिन माँ ने बाबा की जमीन को नहीं छोड़ा। उसी पानी के ऊपर समुद्र में घर बना लिया। सुना है भाई, वहाँ फिशिंग वगैरह भी करते हैं। एक बार हम वहाँ पहुँच जाएं, सच बताता हूँ बहुत मजा आएगा। सभी तरफ खुशियां ही थी। कुछ देर और अरविंद आशीष का सफर जारी रहा और फिर वो किनारे पहुंच गए, जहां कुछ दूरी पर उनका समुद्र में घर बह रहा था।
अरे वो रहा हमारा घर। माँ माँ, भाभी, अंशिका भाभी देखिए। अरे वाह माँ, आशीष और अरविंद आ गए। अरे जल्दी से घर को किनारे पर लगाओ, मेरे जिगर के टुकड़े आ गए हैं। सुजाता का चेहरा खिल गया अपने बच्चों को देखकर। उसने जल्दी से अपने घर को किनारे पर लगाया और फिर उसके शहर में रहने वाले बेटे और बहू घर के अंदर आए। जीते रहो मेरे बच्चों। और बताओ आज कैसे अपनी माँ की याद आई? याद तो आप हमेशा ही रहती हो माँ, बस वक्त नहीं मिल पाता। मैं जानती हूँ। अच्छा तुम सभी बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, मैंने तुम्हारे लिए मछली, चावल और साग बनाया है। सुजाता के बुलाने पर उसके सभी बच्चे घर के अंदर आ गए और सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। सभी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि बहुत समय बाद पूरा परिवार साथ में इकट्ठा हुआ था। खाना खाने के बाद आशीष अपने बड़े भाई जतिन से बोला, क्या भैया, आप इतनी दूर बस मछली चावल खाने के लिए थोड़े ना आए थे? जरा इस समुद्री घर का कोई एडवेंचर तो करवाइए। हाँ जरूर, क्यों नहीं, चलो बाहर आ जाओ, मैं घर को समुद्र में थोड़ा आगे ले चलता हूँ और फिर हम सभी फिशिंग करेंगे। अंशिका, लाओ जरा दोनों मछली के जाल दे दो। जतिन जी, मछली के दोनों जाल तो इस वक्त नहीं हैं। क्यों, कहाँ गए हमारे जाल? आपको बताया तो था, एक जाल को चूहे ने काट दिया था। अरे नहीं, हम 5 भाई भला एक जाल से कैसे मछली पकड़ेंगे, और नया जाल भी यूं नहीं मिलेगा। अरे आप क्यों परेशान होते हैं, जब मैं हूँ साथ तो फिर डरने की क्या है बात। आप जाइए, अभी एक जाल से देवर जी को सिखाइए, तब तक मैं आपको दूसरा जाल देती हूँ। अंशिका ने उन्हें एक ही जाल देकर भेजा और उसने जुगाड़ से दूसरा जाल बनाया जो कि एक जालीदार कपड़े का था। ये लीजिए, इससे मछली पकड़िए। वाह भाभी, तुसी ग्रेट हो। अंशिका के जुगाड़ से सभी का काम बन गया और सभी भाइयों ने खूब फिशिंग की। लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसे आराम ज्यादा देर को नहीं आते थे। अभी सभी खुशी खुशी फिशिंग ही कर रहे थे कि तभी समुद्र में भंवर उठने लगा। अरे अरे नहीं, लगता है समुद्री तूफान आने वाला है, जल्दी से सभी कमरे में चलो। सुरेश के होशियार करने पर सभी भागते हुए कमरे में आ गए। बाहर तेज तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं, जिससे समुद्र में भी लहरें उठने लगी और ऐसे में एक छोटे से नाव वाले घर का बैलेंस बिगड़ने लगा। ये भगवान, मेरे सभी बच्चे यही हैं, अपना रहम कर। सभी की जान हलक में आई हुई थी। मौसम में आसमान का रंग बेहद निढाल था और साथ ही तेज तेज बादल की गरज के साथ बारिश हो रही थी। हे भगवान, बस करो, ये अब नहीं झेला जाता मुझसे। मुझे घर जाना है अरविंद जी। डरिए नहीं, समुद्र में ऐसे तूफानों का उठना आम है, ये अभी शांत हो जाएगा। सभी की जान हलक में आ चुकी थी। देखने से लग रहा था कि पूरे परिवार की मौत उनके इर्द गिर्द टकरा रही है। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हुई। ऐसा तूफान जो कई समुद्री जहाजों को डुबा सकता था, उसने एक छोटी सी कश्ती को नहीं डुबोया। तूफान के शांत होते ही जल्दी से सभी अपने घर को किनारे पर लाए और माँ, अभी हम मौत के मुंह से निकले हैं और आप कहती हो कि वो कुछ नहीं था। मेरी बात मानो माँ, ऐसे समुद्री घर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आपकी तो उम्र हो गई है, लेकिन अपने बच्चों को तो सोचो। सिर्फ एक माचिस भी अगर खरीदना हो तो आप अपने घर को पहले किनारे लगाते हो। घर भी चंद लकड़ियों का है जिसमें हर चीज बड़े संभाल कर करनी पड़ती है। हम आपसे शहर जाने को नहीं बोलते, आप यहीं पास के गांव में रहने को हामी भर दो। जब जमीन पर रहोगे तो रोजगार भी मिलेगा। बस बहुत हुआ आशीष, बहुत तूने मुझे समझा लिया, लेकिन मैं इस जगह को इस तैरते हुए अपने घर को छोड़ेंगे माँ, अब हम इस घर को छोड़ेंगे। यूं जान को हथेली पर लेकर रहते हुए अरसा हो गया, अब सुकून की जिंदगी भी जीने का मन करता है। ये कश्ती का घर हमारा ही रहेगा, हम इसमें भी आते जाते रहेंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अपनी पांव को जमीन पर लाया जाए। सभी की यही रजामंदी थी। सभी के आगे सुजाता की नहीं चल पाई और ना चाहते हुए उसे वो तैरता हुआ घर छोड़ना पड़ा। शहर से आए भाइयों ने अपने भाइयों को गांव में जमीन दिलवाई और वहां उन्होंने घर बनाया। शहरी भाई भी वहीं पर आकर बस चुके थे। उन सभी ने वहीं अपने घर के पास अपनी एक किराने की दुकान खोली और उसमें काम करना शुरू किया। अब सभी भाई गांव में ही एक किराने की दुकान चलाते थे और बहती हुई सी जिंदगी से निकलकर बेफिक्री से रहते थे। अब उन्हें तूफानों से भी ज्यादा डर नहीं लगता था और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। इसे कहते हैं सुकून।